आज हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम कई राजवंशों को पढ़ेंगे और साथ ही मैं ये बता दूं कि ये हमारा नोट्स है, जो पहले कॉपी और कलम पर था, अब ये एक पीडीएफ का रूप ले चुका है और काफ़ी सुंदर रेटिंग टाइप किया हुआ है। आप इस पीडीएफ को फ्री में ले सकते हैं व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मौर्य काल जो भारत में जब समृद्धि में था, तो काफ़ी बड़े विशाल साम्राज्य को बांध के रखा। किंतु जैसे जैसे इसमें शासक कमज़ोर आते गए तो इसका विखंडन होते गया और अंत में यूँ कहिए कि इसके खंडहर पे कई वंशों ने अपना राज्य स्थापित किया। उसी वंश को हम मौर्योत्तर काल के दौरान पढ़ते हैं। तो आइए हम एक-एक को, हालाँकि ये नोट्स है, अगर हम सीधा पढ़ना चाहेंगे तो मुश्किल से 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मगर हमें क्या है कि कई ऐसे भी होते हैं जिनको कि समझ के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जिस वजह से मैं इसे पूरा डेफ़िनेशन के साथ रखूँगा इस वीडियो को, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है। हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यूपीएससी, पीसीएस वगैरह-वगैरह इस लेवल तक के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। तो छोटे-मोटे एग्ज़ाम का तो, वन लाइनर का तो कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए जो भी काफ़ी ज़्यादा जिसको डेफ़िनेशन के साथ समझना इंटरेस्ट नहीं है, वो सीधा पीडीएफ भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ जिसको समझना लगता है कि समझने के साथ पढ़ना है, तो कई बार घटना दे दिया जाता है और उस घटने का जो है कारण 4 लाइन में देके अब कारण पूछना होता है। तो इस तरह से मैं क्या होता है कि हर चीज़ समझाते जाता हूँ। तो आप इसके माध्यम से हर एक मतलब पॉइंट के इर्द-गिर्द का चारों तरफ का जान जाएँगे डेफ़िनेशन के माध्यम से। अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पढ़ना है, कोई डेफ़िनेशन नहीं चाहिए, तो आप पीडीएफ जो है व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक? दोनों रास्ता आपके पास है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि मौर्य वंश के बाद एक जब ये सुदृढ़ अवस्था में था तो सिर्फ एक शासक पूरे साम्राज्य को चला रहा था, पर यह जैसे ही कमजोर हुआ तो उसी साम्राज्य में आसपास के कई शासक क्या हो गए, स्वच्छंद हो गए, स्वतंत्र हो गए। और सभी को हम लोग अभी पढ़ेंगे और इतने वंश आ गए। ठीक। तो सबसे पहले इसमें शुंग वंश का है, इसके बाद कन्नव वंश हो गया, सातवाहन हो गया, चेदी हो गया, हिंद यवन हो गया, और भी कई सारे हैं, मैं वो आपको बताते चलता हूँ। जैसे ये हिंद यवन के बाद शक हो गए, पहलव हो गया, कुषाण हो गया। हर एक वंश के बारे में बताएंगे और इसकी विशेषता बताएंगे कि इतिहास में ये क्या मायने रखता है। काफ़ी अच्छी तरीके से समझा के निकलेंगे और इस सब का पूरा वर्णन है। एक भी ऐसा बिंदु नहीं छूटा है जो इस वंश से आए और आपके एग्जाम में अगर इस वंश से आएगा तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा एक भी बिंदु नहीं छूटा है। कई राइटर का मैंने किताब खंगाला है, क्योंकि मैं नेट जेआरएफ का 7 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की होगी और कितने राइटर का किताब मंगाया होगा, तो उस स्तर का मेरा नोट्स है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शुंग वंश, पहले शुंग वंश से स्टार्ट करते हैं। ठीक। अब देखिए, कहता है कि भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो कहाँ है? शुंग वंश भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध की गद्दी पर बैठने वाला पहला ब्राह्मण राजवंश था। इस वंश ने लगभग 112 वर्षों तक, यानी 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। मैं कई बार ये रहेगा कि जो उलझन भरी रहेगी लाइन या वन लाइनर, मैं उसे काफ़ी डिफिनेशन कर दूंगा। इसके बाद मैं सटीकता से पढ़ ही देता हूँ। ओके। क्योंकि मैं समझाने में भी, आपको अगर लगेगा कि हमें और समझा के वीडियो बनानी चाहिए, थोड़ा लेंदी लंबा हो जाए, तो कोई बात नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो काफ़ी डेफिनेशन के साथ रखूँगा। और यहाँ तक कि मैं ये भी कहता हूँ कि जैसे डेफिनेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कि ऐसे भी छात्र होते हैं जो काफ़ी समझदार होते हैं, या जो पहले से काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करने के बाद वो समझने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ता, वो एक बिंदु पढ़ेगा, उससे इर्द गिर्द उसे अपने समझ में आने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने स्पेशली ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप पीडीएफ लेके आसानी से आप पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे समझने के साथ पढ़ना है, वही सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा।
तो चलिए, शुंग वंश की उत्पत्ति तो हमने देख ली है कि इन्होंने 112 वर्ष तक शासन किया। कहाँ? मौर्य वंश के साथ जब पतन हुआ तो ये शुंग वंश उसकी गद्दी पर बैठने वाला पहला वंश था और इन्होंने 112 वर्षों तक शासन किया। ठीक। तो चलिए, शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं और क्या क्या इन्होंने छंद या फिर यूं कहिए कि क्या क्या इन्होंने जालसाजी करके गद्दी हासिल की। तो संस्थापक इसका शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। देखिए, स्पेशल कोई भी वंश हो, उससे जब सवाल आता है तो पहला संस्थापक आता है और दूसरा उस वंश को जो भी व्यक्ति या जो भी शासक एक प्रकार से विश्व स्तरीय प्रसार करता है या विकास को चरम पर लेके जाता है, उससे पूछता है कि उन्होंने क्या क्या किया अपने शासन क्षेत्र के लिए। तो इसमें संस्थापक को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक। और इन्होंने ये क्या किए थे कि इन्होंने इस वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की और वह मौर्य सेना का प्रधान सेनापति था। ठीक। तो सत्ता परिवर्तन। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ एक कमजोर शासक था। जब उत्तर पश्चिम से विदेशी यवन आक्रमण हो रहे थे, तब बृहद्रथ की निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर पुष्यमित्र शुंग ने एक सैन्य निरीक्षण के दौरान सरेआम बृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ठीक। तो वैसे ही मगध में क्या हुआ था तो आपको मालूम ही है कि कई बार राजा भोगी ज़्यादा हो जाता है, उसको ये भी नहीं पता चलता है जनता किस हालत में है और कोई मंत्री उसी का लाभ उठा के जनता में प्रिय हो जाता है और बस शासक को मारता है, तो वो मंत्री के खिलाफ जनता भी आवाज़ नहीं उठाता, उसी मंत्री को शासक के रूप में भी देखना चाहता है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं सामने देखने को मिल जाता है। तो जाति की पृष्ठभूमि देखें हम शुंग वंश की, तो पुराणों और वान भट्ट के हर्षचरित के अनुसार, वान भट्ट की रचना है हर्षचरित के अनुसार, शुंग ब्राह्मण थे। वे भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण माने जाते हैं। मौर्यों के काल में बौद्ध धर्म को अत्यधिक राजकीय संरक्षण मिला था, जिससे ब्राह्मणों का प्रभाव कम हो गया था। शुंग वंश के उदय को वैदिक या ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के रूप में देखा जाता है। देखिए, मौर्य जाति के बारे में आपने बहुत कुछ देखा सुना पिछले वीडियो में, अदरवाइज अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि मौर्य जाति को लेकर के कई इतिहासकार में विभेद रहा है कि किस धर्म से था नहीं था, किंतु इतना तो तय है कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म की क्या है, जो धार्मिक लोग हैं या बौद्ध धर्म अपनी प्रकाष्ठा पर था, शिखर पर था। तो अब जब उसके बाद ब्राह्मण आ जाएगा तो वो ये तो नहीं देखेगा उसका धर्म नीचे है दूसरा धर्म ऊपर है, तो इन्होंने क्या किया, उस धर्म को डाउन करके अपने धर्म का परचम फैलाने का प्रयास किया। और यूं सब हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म तभी क्या हुई, थोड़ी स्थिर हुई और वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, वो थोड़ा सा विकास में आया और प्रकाश में आया। शुंग वंश का विकास और विस्तार। पुष्यमित्र शुंग एक पराक्रमी राजा था। उसने बिखरे हुए साम्राज्य को न सिर्फ समेटा बल्कि इसका विस्तार भी किया। राजधानी, शुंगों की मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी। एक ये भी याद करने की चीज है कि शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आधुनिक पटना कहते हैं। लेकिन उन्होंने विदिशा, मध्य प्रदेश को अपनी दूसरी या उप राजधानी बनाया, जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए, कई ऐसे वंश होते हैं जिसका जो है राजधानी या उप राजधानी दो होता है। ठीक। तो इसमें क्या क्या कि वो एक उन्होंने मध्य प्रदेश में विदिशा को भी उप राजधानी बनाई थी। वो विदिशा उनकी उप राजधानी जो थी वो व्यापारिक दृष्टिकोण से थी। ठीक। तो यवन और यूनानी आक्रमणों का अंत। पुष्यमित्र के समय भारत पर यवनों के भारी आक्रमण हुए। पुष्यमित्र और उसके पोते वसुमित्र ने यवन राजा मेनांडर या डेमेट्रियस को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और उन्हें सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया। साम्राज्य की सीमाएं। शुंग साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में पंजाब जलंधर से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। अश्वमेध यज्ञ। चूंकि अब तो क्या है कि वैदिक धर्म का यहाँ पुनर्जागरण हो चुका था, तो यहाँ तो यज्ञ ही मिलेंगे, बौद्ध संगीत ही आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए, फिर भी बौद्ध धर्म ही जीवित रहा। तो चलिए, अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानते हैं। यवनों पर विजय और अपने साम्राज्य की संप्रभुता साबित करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। इन यज्ञों के पुरोहित प्रसिद्ध व्याकरणविद महर्षि पतंजलि थे। देखिए,
अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है। रामायण महा में ऐसा अश्वमेध यज्ञ का को दिखाया गया है और इसकी महत्ता को भी समझाया गया है। तो इन्होंने वो यज्ञ सोचिए अपने जीवन में 2 बार कर लिया। अपनी साम्राज्य सीमा के विस्तार को लेकर के कितनी बड़ी कदम है, या कितना बड़ा, ये कितना मतलब शक्तिशाली शासक होगा अपने समय का। और इनके यज्ञों के पुरोहित जो थे वो महर्षि पतंजलि थे। ठीक। अब कला और संस्कृति का विकास, जब इतना कुछ हो गया तो इसके समय में क्या क्या विकास हुआ कला और संस्कृति में, वो भी देखना बनता है। शुंग काल में कला का बहुत विकास हुआ। प्रसिद्ध भरहुत स्तूप का निर्माण और सांची स्तूप की वेदिका यानी बाउंड्री को पत्थर का बनवाना इसी काल में हुआ। इसी समय मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप और पतंजलि का महाभाष्य लिखा गया। यानी शुंग काल में मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप और पतंजलि का महाभाष्य शुंग काल में ही लिखा गया। तो वैसे भी पतंजलि शुंग काल में था, तो अपना रचना भी शुंग काल में ही करता, उससे पहले उससे बात तो नहीं करता। तो संस्कृत और साहित्यिक प्रगति, पतंजलि ने इसी काल में व्याकरण का महान ग्रंथ महाभाष्य लिखा। हिंदू कानून की प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति का संकलन भी इसी काल में हुआ। भाषा के स्तर पर संस्कृत को पुनः महत्व मिला। ठीक। ताबो का जो था भाषा, आम लोगों आम जनों की, वो भाषा क्या हुआ, वो आम जनों की ही रह गई और उच्च लेवल में संस्कृत को लेके आया गया, क्योंकि जब उसी को मानने वाला सत्ता में था तो वही होगा। शुंग वंश के प्रमुख शासक को एक नज़र देख लें। पुराणों के अनुसार शुंग वंश में कुल 10 राजा हुए जिन्होंने 122 वर्षों तक शासन किया, 112 वर्षों तक शासन किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक निम्नलिखित थे। पुष्यमित्र शुंग, हम पहले कह चुके क्या है, पुष्यमित्र शुंग जो था वो मौर्यों का सेनापति में था। और इन्होंने क्या किया, जब देखा तो कमजोर है बेचारा, उसका फायदा उठाया, उसको मारा और सत्ता में शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कर डाली। वंश के संस्थापक और सबसे शक्तिशाली राजा, इन्होंने क्या किया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसका यज्ञों का क्या था, पुरोहित कौन था, महर्षि पतंजलि। ठीक। अग्निमित्र, ये सब वो अग्निमित्र का काल क्या है, 149 से 141 ईसा पूर्व। देखिए कई बार शासकों का काल क्रम भी पूछ देता है, तो हर शासक का काल का बड़े बड़े एग्जाम में शासकों का काल क्रम भी पूछता है, तो वो भी आप अच्छे से अगर याद कर लें, नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्रम के नायक, अबे वाह, अग्निमित्र जो हैं वो, मालविका अग्निमित्रम जो रचना है, देखिए कोई भी रचना होता है ना, तो उसका एक मुख्य पात्र होता है उस रचना का, बाकी उसके इर्द गिर्द कई छोटे छोटे पात्र होते हैं, पर एक पात्र उसका मुख्य होता है। तो कालिदास की रचना जो मालविका अग्निमित्र हैं, इनके नायक अग्निमित्र हैं जो पुष्यमित्र के बेटे हैं। ठीक। वसुमित्र, अग्निमित्र के पुत्र जिन्होंने सिंधु नदी के तट पर यवनों यानी यूनानी को पराजित किया था। देखिए वसुमित्र भी पुष्यमित्र की तरह यानी अपने दादा की तरह पावरफुल था। इन्होंने यवनों को क्या क्या पराजित किया। भागभद्र या भागवत है, इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन राजा एंटिया लिकिदास का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था, जिसने वहां प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ की स्थापना की और भागवत यानी वैष्णव धर्म को अपनाया। देवभूति, 83 से 73 ईसा पूर्व यानी 10 साल मात्र, इस वंश का अंतिम और अत्यंत विलासी शासक। जब भी कोई शासक विलासी हुआ, चलो उसका वंश से नाश हो गया। इससे क्या समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य का शासक जब विलासी होने के बाद अपना साम्राज्य खो सकता है, तो अभी के समय में क्या है, विलासी हर आदमी हो जाता है, तो छोटा मोटा चीज़ तो कौन आम बात है। चलिए इसके पतन को देखते हैं। शुंग वंश के पतन के मुख्य कारण आंतरिक और बाहरी दोनों थे। कमजोर उत्तराधिकारी, तो हमने सबसे पहले तो ये देख ही लिया कि कितना ये देवभूति, देव के नाम पर कुदेव निकला। बेचारा अपने जीवन में यह भूल ही जाता है विलासी जीवन में कि आम जन का जीवन भी होता है। वर्तमान समय के शासक भी कुछ इसी प्रकार से हैं, सत्ता में हाथ पैर जोड़ के आ तो जाते हैं, पर जाने जाते भी देर नहीं लगती। तो कमजोर उत्तराधिकारी, पुष्यमित्र और अग्निमित्र के बाद राजा जैसे वज्रमित्र, भागभद्र आदि अयोग्य और भोग विलासी निकले। वे एक विशाल साम्राज्य को संभालने की क्षमता नहीं रखते थे। जब कोई आदमी अपने ऐशो आराम में खो जाएगा, तो उसे दूसरे कमरे में क्या हो रहा है ये भी मालूम नहीं होगा, तो इतने बड़े साम्राज्य को थोड़ी संभाल पाएगा। सेनापति क्या कर रहा है, सेना क्या कर रहा है, मंत्री क्या कर रहा है, घोड़ा हाथी, उसे कोई खबर नहीं रहता, क्योंकि वो अपने जीवन में मोह माया में ऐसा डूबा पड़ा है, उसे न जनता की फिक्र है, न जन की या न मंत्री की, न तन की। तो यह बात होता है। प्रांतीय स्वतंत्रता,
प्रांतीय सत्ता के कमजोर होते ही दूर दराज के प्रांत स्वतंत्र होने लगे। दक्षिण में सातवाहन और कलिंग में चेदी खारवेल राजवंशों ने खुद को आजाद कर लिया, जिससे शुंग साम्राज्य सिमट कर केवल मगध और विदिशा तक रह गया। चलो भाई, आंतरिक षड्यंत्र और अंत। शुंगवंश का अंतिम राजा देवभूति बहुत कामुक और अयोग्य था। ले भाई, सबसे बड़का परेशानी तेकर कामुकता ले गया है। इसके हाँ, उसके इस व्यवहार से तंग आकर उसके अपने ही ब्राह्मण आमंत्रित मंत्री वसुदेव कण्व ने क्या कि 73 ईसा पूर्व में एक दासी के वेश में उसकी हत्या करवा दी। ले भाई, जो कामुकता ऐसा था कि ये भी नहीं देख पाएगा उसका दासी नर है या मादा। चलिए आगे पढ़ते हैं दादा। निष्कर्ष देखिए, देवभूति की मृत्यु के साथ ही शुंगवंश का अंत हो गया और मगध की सत्ता कण्व वंश के हाथों में चली गई। अब कण्व वंश को हम देखते हैं कि इसका क्या मिस्टेक रहा कि दूसरा वंश इसके ऊपर भी हावी हो गया। देखिए, इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है या इसे पढ़ के मनोरंजन करने की चीज़ नहीं है। इसे पढ़ के समझना और ये देखना कि बड़ा बड़ा साम्राज्य अपने देश में आया, बड़े बड़े राजा का विकास हुआ और वो उसका पतन हो गया। क्या रीज़न था, क्या कारण था? तो क्या है कि हम लोग अभी उतना बड़े बड़े शासक तो नहीं हैं, एक छोटे आदमी ही सही पर जो है वो भी बचा सके, इसके लिए भी इतिहास से सीख जरूरी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कण्व वंश को। तो मगध के इतिहास में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण राजवंश था। शुंग वंश के पतन के बाद इस वंश ने मगध की सत्ता संभाली। इनका शासनकाल लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक, ज़्यादा नहीं रहा, 15-45 साल रहने का शासन तक रहा। यह शुंग वंश के बाद दूसरा प्रमुख ब्राह्मण राजवंश था। चलो अब देखते हैं। शुंग वंश तो बेचारा जितना राजपाट था सबका जो बाहरी था वो तो आज़ाद हो ही गया था, खारवेल जैसे सब। तो ई क्या करता है कण्व वंश, आइए देखते हैं कि किसको जीतता है, किसको पीटता है, क्या छोड़ता है, क्या पाता है। कण्व वंश की उत्पत्ति। इस वंश की स्थापना वसुदेव कण्व ने की थी। पुराणों के अनुसार कण्व वंश में कुल 4 राजा हुए जिन्होंने कुल मिलकर 45 वर्षों तक राज किया। वसुदेव कण्व, जो इन्होंने वंश की स्थापना की, यह शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति के आमत्य यानी मंत्री थे। देवभूति के अयोग्य और विलासी होने के कारण वसुदेव ने एक दासी की मदद से षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर दी और मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। जिसका इन्होंने वध किया, उसके बाप दादा भी अपनी वंश की स्थापना इसी तरह से की थी, वो भी कवि मंत्री ही था। जिस तरह से हम लोग उस हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, अजात शत्रु वगैरह वगैरह, तो यहाँ भी हमको लगता है इसको क्या वंश कहा जाए पता नहीं। चलिए भूमि मित्र को देखते हैं। वसुदेव का पुत्र था जिसने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया, 14 वर्ष तक किया। इसके समय के कुछ सिक्के मिले हैं भूमि मित्र के समय के। नारायण, भूमि मित्र का पुत्र जिसने 12 वर्षों तक शासन किया। सुशर्मा, नारायण का पुत्र जो इस वंश का अंतिम राजा साबित हुआ। ये अत्यंत कमजोर शासक था। ले भाई, भोगी विलासी जो नहीं होता है ना, तो अंतिम शासक कमजोर हो जाता है। विकास और साम्राज्य की स्थिति। कण्व वंश का काल कोई बहुत बड़े विस्तार या युद्धों का काल नहीं था, बल्कि यह एक सीमित दायरे में शासन चलाने का दौर था। सीमित साम्राज्य। मौर्यों की शुरुआती शुंगों की तरह कण्वों का साम्राज्य बहुत विशाल नहीं था। इस समय तक मगध साम्राज्य काफी सिकुड़ चुका था। इसका नियंत्रण मुख्य रूप से मगध यानी बिहार और उत्तर में प्रदेश के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहा। ले चला, इनका मध्य प्रदेश का विदिशा क्षेत्र भी लगता है छोड़ दिया। संस्कृत और धर्म की संरक्षण। शुंगों की तरह कण्व राजा भी वैदिक धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने शुंग काल में शुरू हुए वैदिक पुनरुत्थान और संस्कृत भाषा के महत्व को बनाए रखा। सिक्कों का प्रचलन। भूमि मित्र और अन्य कण्व राजाओं के तांबे के सिक्के मुख्य रूप से पांचाल और कौशाम्बी के क्षेत्र से मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि इन क्षेत्रों के साथ उनका व्यापारिक संबंध था। पतन देख लेते हैं कण्वों की कैसे हो गई। कण्व वंश का पतन बहुत तेजी से हुआ, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अत्यधिक केंद्रीय कमजोरी। वसुदेव के बाद जो शासक बहुत शक्तिशाली नहीं थे, वे मगध के बाहर के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव खोते चले गए। सातवाहनों का उदय। इस समय तक दक्षिण मध्य भारत यानी दक्कन में सातवाहन वंश एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुका था। सातवाहन राजा लगातार उत्तर की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। अंतिम अंत ईस्वी में सातवाहन वंश के एक शक्तिशाली राजा, कुछ इतिहासकार इसे राजा सिमुकिया उसके उत्तराधिकारी मानते हैं, ने मगध पर आक्रमण किया। उन्होंने कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या कर दी और कण्व साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब कण्व का निष्कर्ष देख लो। कण्व वंश के पतन के बाद मगध का केंद्रीय महत्व कुछ समय के लिए कम हो गया और भारतीय राजनीति का केंद्र मगध से हटकर दक्षिण और सातवाहनों के पास और उत्तर पश्चिम में विदेशी शासकों जैसे कुषाणों के पास चला गया। सातवाहन वंश ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि
शीशे का सिक्का चलाने का प्रचलन में इसी को लाया गया है। चलिए फिलहाल पढ़ते हैं, देखते हैं सातवाहन वंश में क्या क्या है नहीं है। सातवाहन वंश भारतीय इतिहास का एक बेहद शक्तिशाली और गौरवशाली राजवंश था। मौर्यों के पतन के बाद जहां उत्तर भारत में अस्थिरता थी, वहीं दक्षिण और मध्य भारत दक्कन में सातवाहनों ने एक लंबे समय तक यानी 300 वर्ष तक एक स्थिर और मजबूत साम्राज्य दिया। इन्हें पुराणों में आंध्र या आंध्रभृत्य कहा गया है। इनका शासनकाल लगभग पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक रहा। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक। सातवाहन वंश में कई महान और पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। इन्होंने कन्नव वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके और संभव के बचे खुचे प्रभाव को खत्म करके इस वंश की नींव रखी। सतकर्णी प्रथम इस वंश का पहला महान राजा सतकर्णी प्रथम था। इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ किया और दक्षिणापति दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की। हाल हाल यह एक महान कवि और शांतिप्रिय राजा थे। इन्होंने प्राकृत भाषा में प्रसिद्ध प्रेम काव्य ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की। हाल की रचना है गाथा सप्तशती। गौतमी पुत्र सातकर्णी यह सातवाहन वंश के 23वें और सबसे शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने शकों, यवनों और पहलवों को हराकर अपने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। नासिक अभिलेख में इन्हें अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला कहा गया है। देखिए, सबसे बड़ा जो है सातवंश का शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को ले सकते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी को ले सकते हैं। यह वो क्या था, वो सातवाहन वंश का 23वां शासक था। कई बार किस नंबर में शासक था ये भी सवाल आ जाता है। तो ये क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला जो उपाधि है या अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी को है। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी इनके समय में साम्राज्य का विस्तार कृष्णा नदी के मुहाने तक हुआ। इन्हें दक्षिणा पथेश्वर भी कहा गया। पुलमावी को दक्षिणा पथेश्वर भी कहा जाता था। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी इनके समय में साम्राज्य का विस्तार कृष्णा नदी के मुहाने यानी आंध्र प्रदेश तक हुआ। इन्हें दक्षिणापथ पथेश्वर भी कहा जाता है। पुलमावी को दक्षिणापथ पथेश्वर कहा जाता है, जबकि सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला कहा है। तो सबसे पहले उपाधि भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई शासकों का क्रम में या फिर बिना क्रम का भी उपाधि से भी कई सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और आते रहते हैं। यज्ञ श्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा। ये जल व्यापार और नौसेना के प्रेमी थे, इसीलिए इनके सिक्कों पर नाव यानी पानी के जहाज का चित्र मिलता है। सतकर्णी के सिक्का से क्या है कि पानी के जहाज का सिक्का मिलता है। पानी के जहाज का सिक्का नहीं, उसके सिक्के पर पानी के जहाज का चित्र अंकित मिलता है। साम्राज्य का विकास और उपलब्धियां। देखिए, सातवाहन वंश में कुछ ही शासक हैं जो काफी प्रचलित और काफी महत्वपूर्ण कार्य। अब साम्राज्य के विकास और उपलब्धि देख लें। सातवाहन काल में भारत ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अभूतपूर्व प्रगति की। इसकी राजधानी देखें तो इनकी मुख्य राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण थी, जो आधुनिक औरंगाबाद महाराष्ट्र थी, और बाद में अमरावती यानी आंध्र प्रदेश को भी महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया। मातृसत्तात्मक प्रभाव। सातवाहन राजाओं के नाम के आगे उनकी माता का नाम लगाने की प्रथा, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र, हालांकि राजा हमेशा पुरुष ही बनता था। पितृसत्तात्मक व्यवस्था। भूमिदान की प्रथा की शुरुआत। भारत में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि राजगीर दान देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहनों ने शुरू की थी, जिसने आगे चलकर भारत में सामंतवाद को जन्म दिया। देख लीजिए, भूमि दान देने की प्रथा जो है वो सातवाहन के काल से ही आरंभ हुआ। सिक्कों का प्रचलन। सातवाहनों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। इन्होंने सबसे ज्यादा शीशे, पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। सातवाहन जबकि इतना विकसित था, हम देख चुके हैं इससे पहले के वंश को भी, पर ये काफ़ी विस्तृत और काफ़ी सुदृढ़ शासन रहा है। फिर भी इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए सातवाहन काल में। यहाँ शीशे के, पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्के मिलते हैं। अब कला और वास्तुकला में देखते हैं। अजंता और एलोरा की कुछ शुरुआती गुफाओं का निर्माण इसी काल में हुआ। कार्ले का चैत्य, महाराष्ट्र और अमरावती स्तूप इसी काल की वास्तुकला के बेजोड़ उदाहरण हैं। सातवाहन वंश का पतन। तीसरी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में यज्ञश्री सतकर्णी के बाद यह साम्राज्य बिखरने लगा। पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। कमजोर उत्तराधिकारी। यज्ञश्री के बाद के राजा बहुत कमजोर थे, जो इतने बड़े दक्कन साम्राज्य को संभाल नहीं सके।
सामंतों का विद्रोह। भूमि दान की प्रथा के कारण जो स्थानीय सामंत और गवर्नर आमंत्रित शक्तिशाली हो गए थे, उन्होंने केंद्रीय सत्ता के कमजोर होते ही खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। नए राजवंशों का उदय। सातवाहन साम्राज्य के खंडहरों पर कई नए छोटे छोटे राजवंश खड़े हो गए। महाराष्ट्र के क्षेत्र में वाकाटक वंश मजबूत हो गया। आंध्र के क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की और कर्नाटक के क्षेत्र में कदम्ब वंश का उदय हुआ। निष्कर्ष में देखें तो लगभग 225 ईस्वी के आसपास सातवाहन साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास में कला, व्यापार और संस्कृति की जो मजबूत नींव इन्होंने रखी, उसने आगे के दक्षिण भारतीय साम्राज्यों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चूंकि हम लोग सातवाहन तक पढ़ चुके हैं और पेज हमारा अभी भी मात्र 7 ही खत्म हुआ है और टोटल वीडियो 25 मिनट का हो गया। और अगर आपको ये बेहतर लग रहा है तो हम आगे इसको बढ़ाएं। तो हर वंश का इसमें हमने वर्णन किया है। जैसे यहाँ वाकाटक, इक्ष्वाकु, कदम्ब वंश, सब वंश इसमें आपको मिल जाएगा। तो हम इस सीरीज को आगे रखेंगे और इसमें जितना भी हमने वंश का चर्चा किया हुआ है, सारे वंश पे हम बनाएंगे। ठीक, उसमें ये जितना भी है, जो ये मुख्य वंश हैं, इसके छोटे पड़ते हैं, इसके कमज़ोर पड़ते हैं। जो क्षेत्रीय वंश हमारे सामने अपना पाँव पसारता है, हम उसे भी पढ़ेंगे। जिसे भी आप उदाहरण अर्थ में देख सकते हैं कि हमने वाकाटक वंश का भी नीचे वर्णन कर रखा है कि कैसे सातवाहन के पतन के बाद कैसे छोटे छोटे राज्यों में एक वंश ने अपनी स्थिति जमा ली। तो हर एक चीज़ हम जानेंगे। फिलहाल हम उसके लिए दूसरी वीडियो लाएंगे, अदरवाइज ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द लाएंगे और 7-7 पेज का अगर हम बनाएं तो 22 पेज है, तो 3 वीडियो में हम ये पूरा वंश को कवर कर लेंगे। शक वंश है, हुन होगा, पहलव वंश है, कुषाण वंश लास्ट है, कुषाण वंश ये लास्ट ही है। तो हम यहाँ तक लास्ट में पढ़ ही लेंगे, पूरा ख़त्म करेंगे। तो फिलहाल हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो हम ज़रूर कल ही डालेंगे। तो आप लोग देखते रहिए, या फिर डल भी चुका होगा। आज कितना 5 तारीख है, 5 अगस्त है, कल 6 अगस्त है। तो 6 अगस्त को हम वो वीडियो पक्का डाल देंगे। अगर आप लेट देख रहे हैं तो पीछे जाके देख लीजिएगा, पेज पे जाके देख लीजिएगा। ओके, बाय।